हम पढ़ रहे हैं मानव की कार्यकी। जब मानव कार्यकी की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो मानव तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण, ये सभी तंत्र किस प्रकार से क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। अब हम जो तंत्र पढ़ रहे हैं उस तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। और उस परिसंचरण तंत्र में अब तक हम लोगों ने रक्त का संगठन और इस परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन सब का अध्ययन कर लिया है। और आज जो हम इस अध्याय में या इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मानव में रक्त समूह। ये जो रक्त समूह होते हैं, इन्हीं रक्त समूहों को हम जनरली ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त समूह को ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब आप लोगों ने ये सुना होगा जनरली कहते हुए कि जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव है। तो ये ब्लड ग्रुप एक्चुअल में वास्तव में होते क्या हैं, इनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और इनके निर्धारण की आवश्यकता क्या होती है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं रक्त समूह कि मानव में रक्त समूह कितने होते हैं, उन रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊं कि जब भी कभी एक्सीडेंट हो या और किसी कारण से चोट लग जाती है, और चोट लगने पर क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का स्राव होता है। अब चोट लगने पर जब किसी व्यक्ति से रक्त का स्राव होता है तो उस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी। और जब व्यक्ति में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो उसके शरीर में, आपको मैंने पहले ही बताया था कि विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ पहुँचाने के लिए और वहाँ से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों और CO2 को परिवहन करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। अब रक्त का स्राव हुआ तो उससे प्रभाव क्या होगा, उससे रक्त की मात्रा कम हो जाएगी। और जब रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो उस व्यक्ति को रक्त का दाब, प्रेशर भी कम हो जाएगा। और रक्त का दाब कम हो गया तो अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण जैसे मान लो इस व्यक्ति को चोट लगी है तो इस कारण अब इस व्यक्ति को किसी बाहर से अन्य व्यक्ति का रक्त प्रदान किया जाना चाहिए ताकि इसके शरीर में रक्त की मात्रा बराबर बनी रहे और इसकी मृत्यु नहीं हो। तो अब इसमें रक्त को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, रक्त को ग्रहण करता है। और जो रक्त को ग्रहण करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं ग्राही, रिसिपेंट। क्या कहेंगे, ग्राही। अब इस व्यक्ति को रक्त को ग्रहण तो करेगा लेकिन ये रक्त कहीं ना कहीं से आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है जो इस व्यक्ति को रक्त डोनेट कर रहा है, रक्त दे रहा है। तो यहाँ पर जो रक्त देने वाला होता है उस देने वाले को कहते हैं दाता। रक्त देने वाला दाता और रक्त लेने वाला ग्राही कहलाता है। तो इस प्रकार से जैसे ही चोट लगती है, चोट लगने पर रक्त की मात्रा कम हो जाती है। अब रक्त की मात्रा कम होने पर उस मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें रक्त की मात्रा कम हो गई है उसको रक्त प्रदान करता है। अब जो रक्त देने वाला है वो तो कहलाता है दाता और जो रक्त लेने वाला है वो कहलाता है ग्राही। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब भी चोट लगती है तो चोट लगने पर चाहे ए पॉजिटिव को लगे चाहे बी पॉजिटिव को लगे, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों का रक्त लाल ही रंग का होता है। लेकिन कई बार वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे मान लो इस व्यक्ति का रक्त यहाँ पर इस व्यक्ति को दिया जाए तो कई बार तो ये रक्त आदान या रक्त का जो दान होता है ये दान सक्सेसफुल हो जाता है या सफल हो जाता है। और कई बार यहाँ पर रक्त में थक्कों का निर्माण हो जाता है, यानी स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है। तो अब जब दोनों व्यक्तियों का रक्त एक समान दिखाई दे रहा है तो अब ऐसा कौन सा अंतर है जिसके कारण एक व्यक्ति का रक्त बिना किसी जांच के दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसी जांच का या इसी कारण का, इसी अंतर का पता लगाया लैंड स्टीनर ने। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ध्यान से सुनिएगा, कार्ल लैंड स्टीनर। उस लैंड स्टीनर ने बताया कि हमारे जो रक्त है उस रक्त में, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, RBC, WBC और पट्टिकाणु बताए थे। तो इस कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या बात बताई कि हमारी जो RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, उस RBC की सतह पर, ध्यान से सुनिएगा, उस RBC की सतह पर पहचान योग्य संरचना पाई जाती है। पहचान योग्य
संरचना, और ये जो पहचान योग्य संरचनाएं होती है, संरचनाएं उपस्थित होती है, इन्हीं संरचनाओं को हम कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन, जो कि वास्तव में कौन होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो यहाँ पर आरबीसी के सतह पर पहचान योग्य संरचना, आप लोगों को यही सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ब्लड ग्रुप किस आधार पर, रक्त समूह कैसे अलग अलग हुए। तो उसमें इसे लैंडस्टेनर ने बताया कि आरबीसी की सतह पर पहचान योग्य संरचनाएं पाई जाती है, और ये पहचान योग्य संरचनाएं क्या कहलाती है? एंटीजन। और ये जो एंटीजन होते हैं, इसी एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। यानी आप लोगों से पूछा जाए कि रक्त समूह किसके आधार पर निर्धारित होते हैं, तो आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर। समझ में आई? अब देखिए उसकी आरबीसी की पहचान क्या है? एंटीजन उसकी सतह पर, अब जो उसकी पहचान है वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जैसे अगर यदि मान लो हम बात करें किसी व्यक्ति के आरबीसी की ऊपर एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए है तो उसका रक्त समूह भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एंटीजन बी है तो रक्त समूह भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उस आरबीसी की सतह पर पहचान का एंटीजन होगा, पहचान का जो चिन्ह होगा, वही चिन्ह उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा, रक्त समूह हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अब थोड़ा सा ध्यान सुनिए कि अगर यदि मान लो दो व्यक्ति एक जैसे हों तो वो आसानी से आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, लेकिन दोनों का स्वभाव एकदम विपरीत हो तो दोनों में लड़ाइयाँ होगी कि नहीं होगी? ये दैनिक जीवन में हमारे साथ में खूब होता रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे देने वाले में एंटीजन ए है तो अब लेने वाले में बी है, तो दोनों में मिक्सअप होगा क्या? नहीं। तो अब दोनों में मिक्सअप नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो ये ब्लड ग्रुप कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन अगर यदि इसी बी के स्थान पर ब्लड ग्रुप अगर यदि ए होता तो ए वाला ए वाले से अच्छे से क्या कर जाएगा? मिक्सअप, मैचअप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर रक्त का समूह या रक्त का आदान प्रदान सफल हो जाएगा। अब कौन किसको दे सकता है और कौन किसको ले सकता है, और ये जैसे ए वाला बी वाले को दे दे तो फिर उससे होगा क्या, वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ, रक्त समूह की सारणी, कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और उन ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, सुनिए, यहाँ पर हमने ये कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, कुछ चिन्ह बना रखे हैं। अब इन चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एंटीजन। फिर है रक्त समूह, यानी जब उसकी पहचान, जो उसका एंटीजन होगा वही उसका क्या हो जाएगा? रक्त समूह है। तो सबसे पहली बात तो मैंने बताई है कि रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। और अब ध्यान से सुनिए, दूसरा है, ये तीसरा कॉलम जो है ये है एंटीबॉडी, और फिर है रक्तदान समूह, यानी किससे रक्त दे सकता है और किसको रक्त ले सकता है। और फिर उसके बाद में ये रक्त समूह जो होते हैं इनका निर्धारण कौन सी जीनों के द्वारा और किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई व्यक्ति, एक पहला व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, ये सारी कहानी अभी आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर इसमें एंटीजन ए है, ध्यान से सुनिए, एंटीजन ए। अब इसके आरबीसी पर जब एंटीजन ए है तो ये जहाँ पर भी कहीं पर जाएगा तो इसकी पहचान किसके रूप में की जाएगी? ए के रूप में की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कुछ व्यक्ति बना देता हूँ, कुछ और परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। ये पहला व्यक्ति है जिसको हमने ए से लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा व्यक्ति हम बना देते हैं, इस दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह चलो मान लो बी है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीसरा जो है, इस तीसरे का रक्त समूह सी है। तो इस प्रकार से ये कितने व्यक्ति हैं? 3। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ से इस ए वाले का रक्त निकालकर इस पहले वाले व्यक्ति ए रक्त समूह या ए व्यक्ति के अंदर प्रवेश करवाते हैं। अब इस ए वाले का रक्त समूह भी क्या है? ए है। ध्यान से सुनिएगा, इस ए वाले व्यक्ति का रक्त समूह भी क्या है? ए है। तो अब देने वाले का भी ए
और लेने वाले का भी ए। तो बताओ दोनों के एंटीजन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये रक्त समूह क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, यानी ये इसको रक्त दे सकता है। अब इसी ए वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति का हमने रक्त दिया है किसको? बी वाले को, ठीक है, बी वाले व्यक्ति को। अब ये जो बी वाला व्यक्ति है, इस बी वाले व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? बी है, ठीक है, बी वाले व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? बी। तो अब यहाँ पर रक्त समूह बी है, इसका मतलब इसमें एंटीजन कौन सा है? बी। जब इसमें एंटीजन बी है तो अब बताओ बी में क्या ए मिल जाएगा? क्या बी में ए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। और जब बी में ए नहीं मिलेगा तो अब बताओ ये बी के लिए ये ए कौन हो गया? इस बी के लिए ये ए कोई बाहर से आने वाला दूसरा पदार्थ हो गया। तो अब बताओ बी इस ए को क्या करने लगेगा? नष्ट करने की कोशिश करेगा कि ये मेरे शरीर में बाहर से कौन घुस गया, इस बाहर से आने वाले को तो मेरे को क्या करना है? नष्ट करना है। तो अब बी कोई ऐसी चीज बनाएगा जो किसको मार दे? ए को मार दे। तो अब ये किसके खिलाफ बना रहा है? ये इस ए के खिलाफ बना रहा है। तो जो बनने वाली संरचना है उस बनने वाली संरचना को कहते हैं एंटी ए। क्यों? क्योंकि वो किस एंटीजन का विरोधी है? ए का विरोधी है। और यही बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। तो आप लोगों को ये रक्त समूह के सारणी समझने से पहले एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है ये समझ में आई क्या? एक बार सिंपल से अर्थ में, एक साधारण से अर्थ में समझिए। जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप कुछ भी है, अब उसके बाद में मेरे ब्लड ग्रुप में अगर यदि मेरे ही समान ब्लड ग्रुप दिया तो मेरा दोनों का एंटीजन मिक्सअप हो जाएगा, दोनों का एंटीजन मैच हो जाएगा, तो रक्त का आदान प्रदान सफल हो जाएगा। लेकिन अगर यदि मेरे शरीर में बाहर से कुछ भी दिया गया दूसरा, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है और ए का ब्लड ग्रुप दिया गया, तो अब बी को ए का देते ही वो मेरा शरीर के लिए वो बाहर से ए वाला क्या करेगा? उस ए की मेरा शरीर आसानी से क्या करेगा? पहचान। और पहचान होते ही वो बाहर वाला तो कौन है? एंटीजन। अब उस एंटीजन को मारने के लिए मेरा शरीर जो बनाएगा वही क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। तो एंटीजन तो क्या होता है? बाहर से हमारे शरीर में घुसने वाला तो कौन होता है? एंटीजन। और उस घुसने वाले को मारने के लिए जो हमारा शरीर बनाता है वो कौन होती है? एंटीबॉडी होती है। समझ में आ गई ये वाली बात? अब सुनिएगा, अब हम बात करते हैं इन ब्लड ग्रुप की। यहाँ पर ये सारी बातें हम बाद में दोबारा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप की बातें हम जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस सारणी में सबसे पहले हम देख रहे हैं एंटीजन। यहाँ पर एंटीजन कौन सा है? यहाँ पर इस पीले कलर से जो हमने बनाया है इसको माना है एंटीजन ए। क्या माना है? एंटीजन ए। अब एंटीजन ए है तो जो होता है, जो एंटीजन होता है वही उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो बताइए ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर दूसरे में एंटीजन का कलर बदल दिया है, यानी यहाँ पर एंटीजन बदल गया। अब ये बदला हुआ एंटीजन कौन है? बी, ठीक है। अब एंटीजन बी हो गया तो बताइए ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? निश्चित रूप से ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इस तीसरी परिस्थिति में आप देखिए यहाँ पर एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है, एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी बी है। तो यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर बी बी है। तो अब बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए और बी, दोनों हो जाएंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? आप लोगों को कौन से एंटीजन, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए अब तक? 3 प्रकार के। पहला एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। और मान लो यहाँ पर आप देखिए ऊपर कोई सा ही एंटीजन नहीं है, यानी यहाँ पर एंटीजन क्या है? अनुपस्थित है। और जब एंटीजन अनुपस्थित है तो अब बताओ ब्लड ग्रुप, इसको कोई जान पाएगा क्या? ये तो जचे जहां पर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई उसको जानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहचान किसके आधार पर होती है? पहचान इस एंटीजन के आधार पर होती है। तो जब जिसको कोई नहीं जानता उसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप लिखते हैं? ओ। तो यहाँ पर कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप किसके आधार पर?
आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, बी है तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों है तो ए बी, और जब दोनों ही एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाएगा। थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं ए की। सुनिए, यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का रक्त समूह है। अब तक जो मैंने पहले समझाया था शायद उम्मीद करूँगा आप लोगों को वो समझ में आ गया था, और नहीं आया तो एक बार फिर से सुनिए। यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसका रक्त समूह है ए, और ये व्यक्ति रक्त देने वाला है तो क्या कहलाएगा, दाता। और यहाँ पर दूसरे ये व्यक्ति है जो रक्त को लेने वाले हैं, और ये लेने वाले क्या कहलाएंगे, ग्राही। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर दाता और ये दूसरे ग्राही हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इस व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है, ए है, और इस व्यक्ति का रक्त समूह है बी है। फिलहाल दो की ही बातें कर लेते हैं। अब इस दाता ए से रक्त समूह किस में दिया, इस पहले वाले व्यक्ति को दिया, ए को दिया। तो अब आप देखेंगे देने वाले में भी एंटीजन क्या है, ए, और लेने वाले में भी एंटीजन क्या है, ए। तो जब दोनों में एंटीजन समान है तो दोनों की पहचान एक जैसी होगी, तो दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे। तो बताओ इस लेने वाले व्यक्ति में, इस व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई एंटीबॉडी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका रक्त इसको जान ही नहीं पाएगा। अब दूसरी परिस्थिति में यहाँ पर क्या किया मैंने, इस व्यक्ति का रक्त इस बी वाले को दे दिया। किसको दे दिया, बी वाले व्यक्ति को दे दिया। अब देखो इसमें तो एंटीजन कौन सा है, बी, और इसमें देने वाले में एंटीजन कौन सा है, ए। तो अब इस बी वाले के लिए ये जो बाहर से आने वाला ए है, बाहर से आने वाला ए, ये एक गड़बड़ पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया, बाहर से आने वाला ए कौन हो गया, ये ए एक विपरीत पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ये बाहर से आने वाले को पहचान जाएगा कि नहीं पहचान जाएगा। क्यों, क्योंकि ए जैसे हमने पीले रंग का बनाया है और बी कौन से रंग का है, लाल रंग का है, तो आसानी से दोनों क्या हो जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे कि नहीं पहचान लिए जाएंगे। तो अब ये बी व्यक्ति का शरीर क्या कहेगा कि ये मेरे शरीर में बाहर से कोई अनावश्यक पदार्थ घुस गया जिसको मेरे को क्या करना है, नष्ट करना है। तो अब बताओ ये बी वाला व्यक्ति इस ए वाले व्यक्ति के ब्लड को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण करवाएगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करवाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए वाला तो ए वाले से मिक्स हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही ए वाले को बी वाले का रक्त दिया तो ए को बी का देते ही गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज ये किसके खिलाफ बनाएगा, ये बनाएगा एंटी बी, यानी बी का विरोधी होगा। क्यों, क्योंकि ए में ए तो क्या हो गया, मिक्स हो गया, और जैसे ही बी वाले को दिया गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंटीबॉडीज को लिखेंगे हम एंटी बी। यहाँ पर ये चीज अच्छे से याद रख लेना, या तो लिखना होगा एंटी बी या फिर इसी एंटीबॉडीज को लिखते हैं स्मॉल बी से। ठीक है, अब आप लोग सोचे कि सर कैपिटल बी से क्यों नहीं लिखेंगे। भाई कैपिटल बी से हमने किसको लिखा है, एंटीजन को लिखा है। अब एंटीबॉडीज को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो ए वाला किसके खिलाफ बनाता है, बी वाले के खिलाफ। तो अब बताइए बी वाला किसके खिलाफ बनाएगा, क्या बी के खिलाफ बनाएगा, नहीं बनाएगा, किसके विपरीत बनाएगा, ए के विपरीत बनाएगा। तो बी वाले में बनने वाली एंटीबॉडीज कौन सी होगी, इसमें होगी एंटी ए, किसकी विरोधी होगी, ए की विरोधी होगी। ठीक है, अब एंटी ए को भी या तो लिखें एंटी ए या फिर किससे लिखेंगे, स्मॉल ए से लिखेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात। ये क्या करते हैं, ये इन बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। यानी एक तरीके से ऐसे मान लो हमारे ब्लड के क्या है, बॉडीगार्ड हैं। क्या है, बॉडीगार्ड है। अब सुनिएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर एंटीजन, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तीसरी परिस्थिति बनाते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति में ए बी है और इस व्यक्ति में बी बी है। अब बताओ यहाँ पर इसको मैंने ए का ब्लड दिया, किसका ब्लड दे रहा हूँ मैं, ए का ब्लड दे रहा हूँ। तो एंटीजन ए इस ए से मैच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके शरीर में तो एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। और इसी प्रकार से इस व्यक्ति को हमने किसका दिया, यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो यहाँ से
अब बताइए बी वाले का भी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये ए को भी पहचान लेगा, ये वाला कहेगा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये वाला कहेगा ये मेरा दोस्त है। तो अब बताओ ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा या बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा? तो आप लोग देखेंगे कि इसमें दोनों एंटीजन होने के कारण ये ना तो ए के खिलाफ बनाएगा और ना ही बी के खिलाफ बनाएगा। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगे? इसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित हो जाएंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? एंटीबॉडीज अनुपस्थित, यानी इसमें बॉडीगार्ड नहीं है। तो इसमें ए वाला भी घुस जाएगा, इसमें बी वाला भी घुस जाएगा और इसमें ए बी वाला भी घुस जाएगा। अब तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ पर चौथी कंडीशन में ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का रक्त समूह है ओ। कौन सा रक्त समूह है? ओ। अब बताओ ओ है तो इसमें कोई सा भी एंटीजन है क्या? ए और बी दोनों में से कोई सा भी है क्या? कोई सा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इस ए वाले व्यक्ति का रक्त इसको दिया है। अब ए वाले व्यक्ति का रक्त दिया है, बताओ रे यहाँ पर कोई है क्या? कोई भी नहीं है। तो ए वाले का रक्त जब हमने दे दिया तो अब हुआ क्या? ए वाले को जाके क्या करेगा? पहचानेगा। तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इसमें एंटीबॉडी बताओ किसके खिलाफ बनी? ए के खिलाफ भी बनी, एंटी ए बन गई। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, अगर यदि मान लो मैं इस व्यक्ति को बी वाले का रक्त दूं, यानी बी एंटीजन दूं, तो अब बताओ एंटीबॉडी बनाएगा क्या? तो आप लोग देखेंगे बी के खिलाफ भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो ना तो ये ए को जानता है ना ही बी को जानता है। तो यहाँ पर ये ए के खिलाफ भी बना रहा है और ये बी के खिलाफ भी बना रहा है। तो इसमें ए बी बन रही है और इसमें बी भी बन रही है, यानी ये दोनों को ही ग्रहण नहीं करेगा। अब थोड़ा सा समझ में आई क्या आप लोगों के? और ये जो ध्यान से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर ए वाला किसको दे सकता है? ए वाले को तो रक्तदान समूह की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा सुनिए। रक्तदान समूह ए वाला किसको दे सकता है? ए वाले को। बी वाला किसको दे सकता है? बी वाले को। ए बी वाला किसको दे सकता है? ए बी वाले को दे सकता है। ठीक है। और ओ वाला किसको दे सकता है? ओ वाले को दे सकता है। ये इतनी सी बातें तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा और कौन कौन किस किस को दे सकता है ब्लड ग्रुप, वो ध्यान से सुनिएगा, समझिए। यहाँ पर ये रक्त समूह ए है इस व्यक्ति का, इसको रक्त की आवश्यकता है, ये ग्राही है। तो अब बताइए ये किसका रक्त लेगा? ये ए का ले सकता है। ठीक है। अब बताओ क्या बी का रक्त ले सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसका बी, ये लो, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। तो ए वाले का ब्लड ग्रुप तो ये आसानी से ले लेगा, लेकिन क्या बी वाले का ले पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर में जाते ही इसका शरीर उस बी को क्या कर लेगा? जान जाएगा और जान के क्या कर लेगा? एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेगा। अब बताओ क्या ए बी का ले सकता है क्या? आप कहेंगे इसका भी नहीं ले सकता। चलो मान लो ए से ए थोड़ा सा मैच हो जाएगा, लेकिन बी वाले के खिलाफ तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और बनाएगा तो आरबीसी में फिर स्कंदन की प्रोसेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब एक बात तो तीसरा रक्त समूह है ओ। ओ पर कोई एंटीजन है क्या? एंटीजन है क्या? तो आप कहेंगे ओ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं। अब आपसे मैं पूछूं एंटीजन काम में क्या आते हैं? तो कहीं पर जब हम जाएं तो हमारी जो पहचान होती है वही क्या होती है? एंटीजन। अब यहाँ पर ओ पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो बताओ इस ओ को जानेगा क्या ये ए वाला? आप कहेंगे कि सर इसको तो जानेगा ही नहीं। तो जब जानेगा ही नहीं तो एक बात बताओ, ओ वाला यहाँ पर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा? तो ए वाला ए का ले सकता है और किसका ले सकता है? ओ का ले सकता है। यानी यहाँ पर ये हम रक्तदान समूह में किसकी बात कर रहे हैं कि कौन किसका ग्राही है। तो ए किस किस का रक्त ले सकता है? ए वाले का रक्त ले सकता है और ओ वाले का रक्त ले सकता है। अब बताओ यहाँ से आगे हम बात करते हैं बी वाले की। किसकी बात करते हैं? बी वाले की। जैसे मान लो ये ग्राही का रक्त समूह कौन सा है? बी। ठीक है। अब दाता ए है तो क्या ये रक्त लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि दे दिया तो बी वाला जाते ही ए की पहचान करेगा, पहचान करके उसको निपटाने के लिए एंटीबॉडी बना देगा। लेकिन अगर यदि यही बी वाला हो तो अब बताओ बी के साथ में बी अच्छे से मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, तो रक्तदान सफल
हो जाएगा। और ओ को अब बताओ ये बी वाला इस ओ को जान पाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर इसको नहीं जानेगा, तो बी वाला एक बी का लेगा और इसके अलावा और किसका ले सकता है? ओ का ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का रक्त समूह है ए बी। कौन सा रक्त समूह है? ए बी। अब इसमें एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी बी है। ठीक है, अब एंटीजन ए और बी दोनों है। ये यहाँ पर रक्त देने वाले का ब्लड ग्रुप ए है, ये दूसरा रक्त देने वाले का ब्लड ग्रुप बी है, और ये रक्त देने वाले का तीसरा कौन से ब्लड ग्रुप का है? तीसरा है ए बी का। तीसरा कौन सा है? ए बी। और चौथा जो रक्त देने वाला है वो है ओ का। ठीक है, अब इसको कौन कौन दे सकते हैं? आप ही लोगों को इसका निर्णय करना है कि कौन कौन इसको रक्त दे सकते हैं। चलिए समझिएगा, यहाँ पर हम रक्त की बात करते हैं। ए वाला इसको रक्त देगा क्या? तो आप कहेंगे कि सर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो, और आपको समझ में आ गया तो आप कहेंगे सर दे सकता है। तो अब आप में से कई सोचेंगे कि क्यों दे सकता है। सुनिए, यहाँ पर देने वाले में एंटीजन कौन सा है? ए। तो अब यहाँ पर लेने वाले में ए है कि नहीं है? तो ए से ए मैच हो जाएगा, और ए से ए मैच हो जाएगा तो ये क्या कहेगा? ये मेरा रिलेटिव है, मेरा जानकार है। तो अब एंटीबॉडीज बनेगी क्या? नहीं। तो अब बताओ इसको एक तो कौन दे सकता है? ए दे सकता है। अब जब ए दे सकता है तो फिर उसी प्रकार से ये बी वाला भी किसको? इस ए बी को दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी में बी वाला एंटीजन भी उपस्थित होता है। तो अब यहाँ पर ए बी दे सकता है, बी भी दे सकता है, और ए बी ये तो दे ही सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी में भी दोनों उपस्थित है और ए बी रक्त समूह में भी दोनों उपस्थित है। तो यहाँ पर इसको ये भी रक्त दे सकता है। ठीक है, अब आपको अभी बताया ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता, और जब ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता तो इसको तो कोई जानता ही नहीं है, और जब कोई इसको जानता नहीं है तो ये तो हर जगह घुस जाएगा। तो यहाँ पर इसको रक्त दे सकता है। समझ में आ गई ये वाली बात? तो अब यहाँ पर आप लोग अगर यदि गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर ए किस किस से रक्त ले सकता है? ए वाले से रक्त ले सकता है, ओ वाले से रक्त ले सकता है। बी किस से रक्त ले सकता है? बी वाले से और ओ वाले से रक्त ले सकता है। और ए बी को अगर यदि आप देख रहे हैं तो ये ए से भी रक्त ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। यानी ये चारों के चारों रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त को ग्रहण कर रहा है। इसी कारण इस ए बी वाले को हम कहते हैं सार्वत्रिक ग्राही। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक ग्राही। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर सार्वत्रिक ग्राही क्या होता है? सार्वत्रिक का मतलब सबसे ग्रहण करने वाला। तो आपसे पूछा जाए सार्वत्रिक ग्राही कौन है? ए बी। क्यों है? क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन उपस्थित होते हैं, ए बी उपस्थित है और बी भी उपस्थित है, और एंटीबॉडी कोई उपस्थित नहीं होता। समझ में आई ये वाली बात? अब सुनिए, अब आगे हम नेक्स्ट चौथी परिस्थिति की बात करते हैं। यहाँ पर जो रक्त लेने वाला है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। रक्त लेने वाले का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। अब यहाँ पर जो देने वाले हैं उसमें एक का ब्लड ग्रुप है ए, दूसरे का ब्लड ग्रुप है बी, तीसरे का ब्लड ग्रुप है ए बी, ए और बी, और चौथे का ब्लड ग्रुप कौन सा है? चौथे का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये दाताओं के ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। ये ओ में, ओ का मतलब क्या है? इसमें कोई सा ही एंटीजन नहीं है, न तो ए है न बी है। अब एक बात बताओ, ए वाला जैसे इसके शरीर में हमने डाला तो डालते ही बताओ इसका शरीर पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचानेगा। पहचानेगा तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनाते ही गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो उसको नष्ट करना स्टार्ट कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी। तो बताओ ये सफल हुआ क्या? नहीं। यानी ओ वाला ए का ब्लड नहीं ले सकता। अब बताओ बी वाले का इस ओ वाले में डालूं तो आप कहेंगे सर जैसा ए के साथ हुआ वैसा ही बी के साथ में होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन बी भी नहीं है और एंटीबॉडीज का वो निर्माण करवाएगा। तो ये लो जी, एंटी बी बना दिया
तो अब बताओ ये ओ बी का ले सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर इसका भी नहीं लेगा। अब बताओ ए बी वाले का दिया जाए तो ए बी वाले का अगर यदि ब्लड इसमें दिया जाए तो आप कहेंगे सर इसको भी ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों एंटीजन है और इसमें दोनों ही एंटीजन नहीं है। ठीक है। और अब बताइए यहाँ पर O वाले को किसका दिया जाए? O का दिया जाए तो इसमें खुद में लेने वाले में भी एंटीजन नहीं है और देने वाले में भी एंटीजन नहीं है। इस कारण से यहाँ पर दोनों आसानी से मिक्सअप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप लोग देख रहे होंगे कि O केवल और केवल किससे ब्लड लेता है? O से ब्लड लेता है, लेकिन A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और O को तो देता ही है। इसी कारण O क्या कहलाता है? O कहलाता है सार्वत्रिक दाता। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? सबको देने वाला। तो O तो कौन होता है? सार्वत्रिक दाता। और AB कौन होता है? सार्वत्रिक ग्राही। आप लोगों को ये कारण समझ में आया क्या कि O वाला सार्वत्रिक दाता क्यों होता है, AB वाला सार्वत्रिक ग्राही क्यों होता है? ठीक है। सार्वत्रिक ग्राही AB इसलिए होता है क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन उपस्थित और एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। O सार्वत्रिक दाता क्यों होता है? क्योंकि उसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। इस कारण कोई उसको जानता ही नहीं है, इस कारण वो सबके घरों में घुस जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात? तो अब कौन किसका ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए? 4 प्रकार के, AB और O। इसी को हम कहते हैं ABO रक्त समूह। क्या कहते हैं? ABO रक्त समूह। और इस ABO रक्त समूह की खोज किसने की है? लैंड स्टीनर ने की है। अब यहाँ के बाद में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये रक्त समूह बनते कैसे हैं, इन रक्त समूह का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ये ब्लड ग्रुप किस प्रकार से बने होते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रक्त समूह का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी इनके जीने कैसे होती है, माता पिता का रक्त समूह कौन सा होगा तो संतान का रक्त समूह क्या होगा, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सुनो, समझिए। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रक्त समूह का निर्धारण। तो रक्त समूह का निर्धारण करने वाली जो जीन होती है, आप लोगों को ये ज़्यादा और आनुवंशिकी में समझाएंगे, जेनेटिक्स जिसको आप लोग कहते हैं, उस जीन का नाम है आई। रक्त समूह का निर्धारण करने वाली जीन कौन सी है? आई। यानी आई जीन जैसी होगी वो वैसा ही एंटीजन का निर्माण करवाएगी। ठीक है। अब ये आई जीन ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि उसमें आई ए है तो बताओ ए है आई ए तो एंटीजन कौन सा बनाएगी? ए बनाएगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि उसमें बी है तो एंटीजन कौन सा बनेगी? बी। ठीक है। और अगर यदि उसमें आई ओ या फिर छोटा आई से लिख सकते हैं इसको, ये है तो उसमें एंटीजन कोई सा ही नहीं बनेगा। समझ में आ गई? आई ओ। तो यहाँ पर कितने प्रकार की जीन हो गई? 3 प्रकार की जीन हो गई, आई ए, आई बी और आई ओ या स्मॉल आई। अब आप लोग देखेंगे कि सर ऐसे कैसे ये जीने निर्धारित करेंगे, तो हम मानव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र आधे तो आते हैं माता से, माता जी के कितने गुणसूत्र आते हैं? 23। और उसी प्रकार से हमारे पिताजी के कितने गुणसूत्र आते हैं? 23। और माता और पिता दोनों के 23 और 23 गुणसूत्र आकर संतान में कितने हो जाते हैं? 46। ठीक है। तो अब एक जीन माँ से आएगा और एक जीन पिता से आएगा। एक जीन किससे आता है? माता से। और एक जीन किससे आता है? पिता से। अब माता और पिता से दोनों से आएगा तो जैसे एक आई माता से आई और एक आई ए पिता से आई, तो इस प्रकार से उसमें जो संतान होगी, जैसे थोड़ी सी देर के लिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर जैसे माता का ऐसे जो जीन है वो है आई ए। ठीक है। और दूसरी जीन जो इसकी मामे में इसमें भी इसके माता पिता से आई होगी वो कौन सी है? ए। तो अब यहाँ पर ये भी ए बनाएगी और ये भी ए बनाएगी एंटीजन, तो दोनों किसका निर्माण करवा रही है? एंटीजन ए का। और इसी प्रकार से इसका मान लो जो पिता है यहाँ पर बच्चे की जो भी पिता होंगे उसका है आई बी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा माता और पिता से जब संतान उत्पन्न होती है तो उसमें पहले युग्मकों का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं तो गुणसूत्र आधे आधे आते हैं,
गुणसूत्र आधे। तो अब यहाँ पर माता से कौन से आएंगे, आई ए वाले, और पिता से कौन से आएंगे, आई बी वाले। माता से आई ए और पिता से कौन से आएंगे, आई बी। क्यों? क्योंकि दोनों को क्या करना है, आधे आधे करना है। और जैसे ही दोनों का निषेचन होगा, आपको मालूम होगा निषेचन होगा, तो माता से कौन सा आया, आई ए, और पिता से कौन सा आया, आई बी। अब यहाँ पर आप देखिए ए वाला तो क्या एंटीजन बनाएगा, ए, और बी वाला क्या बनाएगा, बी। तो यहाँ पर इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। समझ में आई ये वाली बात? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर ए और बी दोनों आ जाए तो ए भी असर दिखा रहा है, बी भी असर दिखा रहा है, और जो असर दिखाता है उसको आप लोग प्रभावी कहते हैं। प्रभाव दिखाने वाला क्या कहलाएगा, प्रभावी कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पर वापस से समझा देता हूँ कि यहाँ पर ए, ध्यान से सुनिएगा, आई ए एवं आई बी, और जेनेटिक्स में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आई बी दोनों सह प्रभावी है। दोनों क्या है, सह प्रभावी, यानी बराबर बराबर का असर दिखाने वाले हैं। दोनों के दोनों क्या है, सह प्रभावी, बराबर बराबर का असर दिखाने वाले हैं। जितना ए असर दिखाएगा उतना ही असर बी दिखाएगा। लेकिन नालायक दोनों के दोनों क्या है, आई ए और आई बी, ध्यान से सुनिएगा, आई ए और आई बी दोनों ऊपर प्रभावी है। दोनों ऊपर, आई ओ या स्मॉल आई पर दोनों के दोनों क्या है, प्रभावी है। यानी आप लोगों को मैं बता दूं कि जहां पर ऐसा कंडीशन आ जाए आई ए के साथ में ओ आ गया, तो अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ए बी को, इस बेचारे ओ को असर नहीं दिखाने देगा। समझ में आ गई है बात? तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या बताया है कि रक्त समूह का जो निर्धारण करने वाली जो जीन होती है वो जीन कौन सी होती है, वो जीन होती है आई। आई जीन में कितने रूप होंगे उसके, 3। पहला कौन सा है, आई ए, दूसरा कौन सा है, आई बी, और तीसरा कौन सा है, आई ओ। ठीक है, अब ये ए और बी दोनों बराबर बराबर ताकत वाली होती है, तो ए और बी दोनों साथ साथ आ गए तो ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। और ये दोनों किस पर ज़्यादा प्रभावी होती है, यानी इन दोनों के साथ में अगर यदि ओ आ गई तो बेचारी ओ फिर अपना असर नहीं दिखा पाएगी। समझ में आ गई ये वाली बात? तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि मान लो बच्चे में आई ए आया तो बताओ एंटीजन कौन सा बनेगा, आई ए। अगर यदि ऐसा हो जाए ये दूसरा भी ए आ जाए तो अब बताओ यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ये इसके माता से आया है, ये इसके पिता से आया है। फिर अगर यदि मान लो कंडीशन ऐसे बन जाए आई ए और इसके साथ में आ जाए ओ, तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो असर दिखाएगा ही नहीं। तो एंटीजन किसके अनुसार बनेगा, आई ए के अनुसार बनेगा। फिर इसी प्रकार से दूसरा, अगर यदि मान लो इस प्रकार से आई बी और आई बी आ जाए, यानी माता से भी बी आ जाए और पिता से भी बी आ जाए, तो दोनों किसका निर्माण करवाएंगे, बी का निर्माण करवाएंगे। समझ में आ गई वाली बात? और फिर उसके बाद में यहाँ से इस प्रकार का अगर यदि कार्यक्रम हो जाए आई बी और आई ओ, तो अब यहाँ पर आई बी और आई ओ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओ तो असर ही नहीं दिखाएगा। कौन असर दिखाएगा, बी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहाँ के लिए आप बताइए मुझे कौन सा हो सकता है, क्या आई ए आई ओ हो सकता है, नहीं होगा। फिर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। आई बी आई ओ हो सकता है, ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी। लेकिन अगर यदि ऐसा कर दें हम, आई ए आ जाए और आई बी आ जाए, तो अब दोनों बराबर बराबर के असर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो ए वाला तो किसका निर्माण करवाएगा, एंटीजन ए का, और बी वाले जीन किसका निर्माण करवाएगी, एंटीजन बी का। तो ए और बी दोनों बन रहे हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए यहाँ पर कोई सा ही एंटीजन नहीं है, तो क्या ए या बी की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर यदि आ गए तो ब्लड ग्रुप जैसा वो आएंगे उसी के अनुसार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आई ओ। ठीक है, यानी ये भी ओ, यानी इस पर भी कोई नहीं है और इस पर भी कोई नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ वाला ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको हम स्मॉल आई और स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, तो उसके लिए जीनों के प्रकार कितने हो गए,
4 प्रकार के रक्त समूह हैं, तो जीनों के प्रकार कितने हो गए? तो आप देखेंगे इसके भी 2 प्रकार हैं जीनों के, इसके भी 2 प्रकार हैं, तो 2 और 2 4, और इसका 1 और इसका भी 1 प्रकार है। समझ में आई? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रक्त समूह होते हैं उन रक्त समूहों के 4 प्रकार के, ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोग कंपटीशन के लिए याद रखना, 4 प्रकार के रक्त समूह है, 4 प्रकार के रक्त समूह का निर्धारण, 4 प्रकार के रक्त समूह का निर्धारण 6 प्रकार के जीन प्रारूपों द्वारा होता है, 6 प्रकार के जीन प्रारूपों के द्वारा। समझ में आ गई? यानी यहाँ पर जीनों के कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार हो गए। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप 6 प्रकार के जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं। आप लोगों को यहाँ तक का ये कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ये सारे के सारे कार्यक्रम आप लोगों को समझ में आ गया, नोट्स आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पर अब ए वाले को किसका रक्त दिया जाएगा? ए का। बी वाले को किसका दिया जाएगा? बी का। ए बी को किसका दिया जा सकता है? ए का भी, बी का भी, ए बी का भी और ओ का भी। और ओ वाले को केवल और केवल किसका रक्त दिया जाएगा? ओ का। अब देखो यहाँ पर ये सारा का सारा कार्यक्रम होने के बाद में, ये सारा कार्यक्रम होने के बाद में रक्त आदान यानी रक्त को लेना और देना आसान हो गया। अब देखो कई बार इन्होंने क्या देखा कि जब इस ए वाले का रक्त, ध्यान से सुनिएगा, इस ए वाले का रक्त इस दूसरे ए वाले को दिया जाता है तो ये अधिकांश समय तो सही हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ए वाले का रक्त ए वाले को देने के बावजूद भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे संभव हुआ कि ए वाले का रक्त समूह ए वाले को देने के बाद में भी गड़बड़ हो जाती है, ये ऐसा क्यों हुआ? समझ में आ गई ये वाली बात? ये इसका कारण क्या है? अब हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को पढ़ने की प्रॉब्लम क्या आई वो तो समझ में आई कि नहीं आई? बायोलॉजी में एक्चुअल में होएगा क्या कि इसमें जो समस्याएं हमारे दिमाग में आती रहनी चाहिए, उन्हीं समस्याओं का समाधान क्या है? फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसलिए आसानी से हमारे को याद रह जाएगी। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त इस ए दूसरे रक्त समूह वाले दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो अधिकांशतया तो ये रक्त समूह का आदान प्रदान सामान्य रहता है, परंतु कभी कभी इस रक्त आदान के अंदर भी विकृतियाँ या स्कंदन की प्रक्रिया हो जाती है, यानी रक्त का आदान प्रदान असफल हो जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या हुआ कि ए रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त दूसरे ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब दिया जाता है तो इसमें ऐसी कौन सी विकृति उत्पन्न हुई जिसके कारण ये रक्तदान असफल हो गया? तो इस चीज का पता लगाने के लिए यहाँ पर ये जो दूसरा कारक होता है, यानी इस एक को इस दूसरे वाले ए से जो अंतर करने वाला कारक होता है उसी कारक को हम RH कारक कहते हैं। अब ये जो RH कारक है, ये RH कारक की खोज करता, इस RH कारक की खोज आप लोगों को मैं बता दूं रीसस मकाका, ये एक बंदर होता है रीसस मकाका, बंदर में मकाका में वीनर और लैंड स्टीनर ने की, यानी RH कारक की खोज किसने की? वीनर एवं लैंड स्टीनर ने। और किस में खोज की? ये खोज की है रीसस मकाका बंदर में। ठीक है, अब ये जो RH कारक है, ये RH कारक एक्चुअल में होता क्या है, इसका आधार पर रक्त समूह कैसे होते हैं सुनो। जब हम इस RH कारक की बात करते हैं तो इस RH कारक में दो ही बातें होती हैं, या तो ये उपस्थित होगा या फिर अनुपस्थित होगा। यदि यह RH कारक उपस्थित होता है तब उसको कहते हैं पॉजिटिव, उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, या पॉजिटिव कहते हैं या फिर हिंदी में कहते हैं RH धनात्मक। तो पहला RH कारक की उपस्थिति अगर यदि है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव। और दूसरा, अगर यदि यह RH कारक अनुपस्थित है तो उसे RH नेगेटिव कहते हैं, उसे RH नेगेटिव। समझ में आ गई ये वाली बात? उसे RH नेगेटिव या RH ऋणात्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि इस RH कारक के आधार पर ही पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कई व्यक्ति ब्लड ग्रुप बताते हैं या रक्त समूह बताते हैं तो वो ऐसे बताते हैं कि जैसे किसी ने बताया A पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बताया है इसका अर्थ क्या हुआ? उसके
आरबीसी पर एंटीजन ए है और उसमें RH कारक उपस्थित है। दूसरा, जैसे मान लो ऐसा कहा जाए ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव का मतलब इसमें RH कारक अनुपस्थित है लेकिन एंटीजन ए उपस्थित है। तो इस प्रकार से RH कारक की उपस्थिति के आधार पर ही रक्त समूहों में पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया जाता है। यदि रक्त समूह में RH कारक उपस्थित है तो RH पॉजिटिव और RH कारक उपस्थित नहीं है तो RH नेगेटिव कहते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को B पॉजिटिव का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। उसमें एंटीजन तो B है और RH कारक भी उपस्थित है। B नेगेटिव का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसमें एंटीजन B तो है परंतु RH कारक उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर RH कारक है और यहाँ पर RH कारक नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, RH कारक नहीं है यानी ये देखिए, अब यहाँ पर हम दो व्यक्ति बना लिए हैं हमने। यहाँ पर ये व्यक्ति पहला है और ये व्यक्ति दूसरा है। इनमें से इस पहले का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव और दूसरे का है RH नेगेटिव या A नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर दोनों में एंटीजन सेम है, दोनों में एंटीजन कौन सा है? A। तो इन एंटीजन को जब हम देखते हैं तो इस एक का ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है और दूसरे का ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है ब्लड ग्रुप का पहला ट्रांसफर और ये है ब्लड ग्रुप का दूसरा ट्रांसफर, यानी दो परिस्थितियां हैं कि ये क्या इसको दे सकता है, क्या ये ए इसको दे सकता है और क्या बी ए को दे सकता है। इन दोनों में से कौन सी परिस्थितियां सही होंगी? तो सुनिए, आप लोगों को मैंने बताया था एंटीजन वो चीज होती है जिसके आधार पर उसकी पहचान होती है। यानी जैसे बाहर से कोई भी जो आ रहा है उसको हम जिस चीज को, उसकी जिस चीज को देखकर हम पहचान कर रहे हैं वही उस व्यक्ति का एंटीजन होगा। समझ में आ गई ये वाली बात? वही उस व्यक्ति का एंटीजन होगा। तो अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर RH एंटीजन, देखो दोनों में A तो है लेकिन इसमें RH उपस्थित है और इसमें RH उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पर RH उपस्थित नहीं है और यहाँ पर RH उपस्थित है। अब देखो ये अनुपस्थित वाला इस उपस्थिति वाले में आए तो एक बात बताओ, इसमें पहचान का चिन्ह है क्या? नहीं। आप देखेंगे इसमें तो पहचान का चिन्ह है ही नहीं, तो ये माइनस वाला प्लस वाले में जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला, देखो एक के माध्यम से तो इनकी पहचान होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ए तो दोनों में ही उपस्थित है, इस ए वाले में भी है और इस बी वाले में भी है। अब बात करते हैं हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव का मतलब इसमें RH कारक है और नेगेटिव का मतलब इसमें RH कारक नहीं है। अब इस नेगेटिव वाले का ब्लड किसको चढ़ा दिया हमने? पॉजिटिव वाले को। तो नेगेटिव में तो RH कारक है ही नहीं, अनुपस्थित है। तो अब एक बात बताइए, इसकी ये पहचान कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये तो जाकर आराम से इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नेगेटिव वाला, ध्यान से सुनिएगा, कि जो नेगेटिव वाला व्यक्ति होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव व्यक्ति को रक्त दे सकता है। यानी जैसे मान लो पॉजिटिव को रक्त दे सकता है बशर्ते दोनों के एंटीजन समान होने चाहिए, रक्त दे सकता है। दोनों एंटीजन समान होने का मतलब आप लोगों को मैं बताऊं कि ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन अब दूसरी परिस्थिति को देखिए, दूसरी परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो परिस्थिति दूसरी में देखिए, यहाँ पर ये ए पॉजिटिव है और ये किसको ब्लड दे रहा है? ए नेगेटिव को। अब ये ए पॉजिटिव है और ये कैसा है? ए नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा है? ए नेगेटिव। अब यहाँ पर दोनों में एंटीजन तो कौन सा है? ए। दोनों में एंटीजन कौन सा है? ए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है यानी RH कारक है, तो RH कारक भी किसकी तरह काम करता है? एंटीजन की तरह ही कार्य करता है। अब जैसे ही ये इस व्यक्ति में जाएगा तो इसके ब्लड में RH कारक है क्या? नहीं है। तो ये ब्लड इसकी पहचान कर लेगा और पहचान करके इस प्लस को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण करवाएगा? एंटीबॉडीज का निर्माण करवाएगा। और जैसे ही एंटीबॉडीज का निर्माण होगा यहाँ पर ये ब्लड का ट्रांसफर फेल हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड
नहीं दे सकता। ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है परंतु पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। समझ में आ गई ये वाली बात। तो अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे बताया था कि कौन सार्वत्रिक दाता है, ओ सार्वत्रिक दाता है। ठीक है, अब ओ भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो ओ पॉजिटिव और एक ओ नेगेटिव। ए बी भी दो प्रकार के, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। बी भी दो प्रकार के, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, और ए भी दो प्रकार के, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। समझ में आ गई ये वाली बात। अब ये सारे के सारे जो ब्लड ग्रुप बन गए, इन ब्लड ग्रुपों में भी कौन किसको रक्त दे सकता है ये तो समझ में आ गई ना। आपको बता दिया नेगेटिव किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को, सही है, परंतु पॉजिटिव नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। अब थोड़ा सा इस चीज को अभी ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर में काम में आने वाली है। यहाँ पर इस एक सारणी के द्वारा आप लोगों को मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर है ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप। यहाँ पर है ये किसको दे सकता है, देने वाले का नाम, दे सकने वाले का नाम, यानी किसको दे सकता है, और ये किससे ले सकने वाले का नाम, यानी ये किससे ले सकता है। ठीक है, समझ में आई। यानी यहां पर देखो, अब ओ नेगेटिव किसको दे सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ओ होने के कारण इसमें एंटीजन तो वैसे ही नहीं है और नेगेटिव वाला RH भी नहीं है, तो ये सबको दे सकता है। और केवल ले किसका सकता है, ओ नेगेटिव का। तो आप लोगों को ओ को सार्वत्रिक दाता बताया था, तो उस ओ में भी सबसे बढ़िया दाता कौन सा है, ओ नेगेटिव। समझ में आई। इसी प्रकार से O पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को दे सकता है। ये O पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, परंतु नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, पॉजिटिव वाले को दे सकता है। अब ये जो ए नेगेटिव वाला है, ये ए नेगेटिव वाला किसको दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव को दे सकता है। और ले केवल किसका सकता है, ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव का ले सकता है। समझ में आ गई ये वाली बात। अब इसी प्रकार से आप लोग जब हम बात करते हैं ए बी की, तो यहाँ पर ए बी नेगेटिव केवल ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव से ले ए बी नेगेटिव और इसके अलावा ए नेगेटिव से, इसके अलावा बी नेगेटिव से और इसके अलावा ओ नेगेटिव से ले सकता है। सॉरी, इसको ए बी नेगेटिव केवल किसको दे सकता है, ए बी नेगेटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। जबकि यहाँ पर ये ले किससे सकता है, ओ नेगेटिव, ओ ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए बी नेगेटिव से। अब उसके बाद में ए बी पॉजिटिव की जब हम बात कर सकते हैं तो ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। इसी कारण सबसे बढ़िया सार्वत्रिक ग्राही आपसे पूछा जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी छांट कर पूछा जाए, तो सबसे बढ़िया सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही कौन हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव, और सार्वत्रिक दाता कौन हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से इस प्रश्न के अतिरिक्त आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा विवाह है बायोलॉजिकल या जैविक रूप से अप्रासंगिक है। अभी अभी मैंने आपको कहा था कि आपको अच्छे से याद रखना है कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है, परंतु पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। अब सुनिएगा यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए कि कौन सा विवाह है बायोलॉजिकली अप्रासंगिक है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्येक जब भी कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें एक तो होती है माता, ठीक है, क्योंकि मानव में लैंगिक जनन होता है, और एक होता है उसका पिता। ठीक है, अब यहाँ पर आधे गुणसूत्र आपको मालूम होना चाहिए, 23 गुणसूत्र माता से आते हैं और 23 गुणसूत्र उसके पिता से आते हैं, और फिर इन दोनों में निषेचन से वापस 46 गुणसूत्र वाली संरचना या संतति का निर्माण होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो यहाँ से माता का RH पॉजिटिव वाला जीन आ रहा है और यहाँ पर पिता से RH नेगेटिव वाला जीन आ रहा है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में होगा क्या, यहाँ पर RH पॉजिटिव वाला जो जीन है, RH पॉजिटिव, ये जीन प्रभावी होता है। ये जीन कैसा होता है, प्रभावी, सही है। प्रभावी होने का मतलब क्या है, अगर यदि उसमें एक जीन RH पॉजिटिव और दूसरा जीन RH नेगेटिव आ रहा है तो उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी, प्रभावी, यानी RH पॉजिटिव होगी, ये RH नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आई ये वाली बात, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये संतति कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अब सुनो यहाँ के बाद में आगे की कहानी सुनिए कि आधे किससे आ रहे हैं, माता से, और आधे किससे आ रहे हैं, पिता से। अब आपको अभी अभी कहा कि कौन किसको दे सकता है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को दे सकता है, परंतु RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव से मिक्सअप नहीं हो सकता। अब थोड़ी सी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर यदि मान लो किसी बच्चे की माता RH नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, माता कैसी है, RH नेगेटिव, और उसका पिता कैसा है, RH पॉजिटिव। माता तो कैसी है, RH नेगेटिव, और पिता कैसा है, RH पॉजिटिव। तो अभी मैंने बताया संतान कैसी होगी, RH पॉजिटिव होगी। अब ये संतान RH पॉजिटिव होगी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, माता कैसी है, RH नेगेटिव, और पिता कैसा है, RH पॉजिटिव। तो संतान कैसी होगी, इनकी संतति, जो गर्भ में संतति होगी, गर्भ में संतति, ये गर्भ में रहने वाली संतति कैसी होगी, RH पॉजिटिव होगी। अब इस संतति के RH पॉजिटिव होने से होगा क्या, वो समझिए इस एक चित्र के द्वारा, ठीक है। इस चित्र के द्वारा आप समझिए। हाँ जी, अब इस चित्र के द्वारा आप समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह है इस संतति का पिता, ये पिता कैसा है, RH पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर RH पॉजिटिव होने के कारण इसके ब्लड के अंदर एंटीजन, ये आप लोग देख रहे होंगे प्लस से दिखाए हुए हैं। अब यहाँ पर ये है इस संतति की माता, ये जो माता है, ये माता कैसी है, RH नेगेटिव, पिता तो कैसा है, RH पॉजिटिव, और माता कैसी है, RH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर इस महिला का पहला जो गर्भ है, यानी प्रथम जो संतान है, प्रथम संतान, ये जो प्रथम संतान है, ये प्रथम संतान भी कैसी होगी, RH पॉजिटिव, ठीक है। अब संतान RH पॉजिटिव है और माता कैसी है, RH नेगेटिव। अब आपको मालूम होगा कि जो भी गर्भ में संतान परिवर्तित होती है या संतति वृद्धि करती है, वो संतति पोषण कहाँ से लेती है, वो संतति पोषण लेती है माता के रक्त से। और माता के रक्त से पोषण किसके द्वारा लेती है, यहाँ पर जैसे मान लो ये है माता का एब्डोमिनल पार्ट, इस एब्डोमिनल यानी उदर भाग या गर्भाशय, और इससे इस प्रकार की एक तंतु समान संरचना उत्पन्न होती है। ये जो तंतु समान संरचना है, इसी तंतु समान संरचना को हम नाभि रज्जु कहते हैं, और ये नाभि रज्जु माता के उत्तक से जहाँ पर जुड़ी होती है उस बिंदु को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये जो संतान जुड़ी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो इसकी मदर है, ये मदर तो कैसी है, माता तो कैसी है, RH नेगेटिव, और संतान कैसी है, RH पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जब इस पहली संतान का जन्म होता है, प्रथम संतान के जन्म के समय, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम संतान के जन्म के समय, संतान के जन्म के समय, यानी जब इस पहली संतान का जन्म होता है, तो उस जन्म के समय इस संतान को इस अम्बिलिकल कॉर्ड यानी इस अपरा को यहाँ से काटकर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो अलग करने के कारण क्या होता है, इस संतति का, ध्यान से सुनिएगा, संतति का कुछ रक्त, संतति का रक्त माता के रक्त के संपर्क में आ जाता है, माता के रक्त के संपर्क में, ठीक है। अब माता के रक्त के जैसे ही संपर्क में आया तो माता का रक्त तो कैसा है, RH नेगेटिव, और संतान का कैसा है, पॉजिटिव। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण माता में क्या बन जाएगी, माता में उस RH के विपरीत, RH कारक के विपरीत
RH के विपरीत। क्यों? क्योंकि माता का रक्त कैसा है? नेगेटिव, और संतान का कैसा है? पॉजिटिव। तो उसके विपरीत क्या बन जाएगी? उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा। अब ये एंटीबॉडीज बनेगी और ये एंटीबॉडीज क्या काम करवाएगी? उस RH कारक को नष्ट करेगी। ये हो गई पहली संतान के समय की कहानी। देखो ध्यान से सुनिएगा, कहानी में हो क्या रहा है। यहाँ पर माता तो कैसी है? RH नेगेटिव, और उसका पिता कैसा है? RH पॉजिटिव। और RH पॉजिटिव क्या होता है? प्रभावी। और पॉजिटिव के प्रभावी होने के कारण ये जो संतान होगी, ये संतान भी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और संतान जब पॉजिटिव होगी तो इस संतति को पोषण कहाँ से मिलता है? इसको पोषण मिलता है अपरा से। और जब ये संतान का जन्म होता है तो अपरा यहाँ से टूटकर जब अलग होती है तो प्रथम संतान के जन्म के समय संतान का रक्त किसके संपर्क में आ जाता है? माता के रक्त के संपर्क में आ जाता है। इस कारण इस माता के रक्त के अंदर क्या बनने लग जाती है? RH कारक को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। अब ये एंटीबॉडीज इस कहाँ पर बनी हुई है? ये एंटीबॉडीज बनी हुई है इस माता के रक्त के अंदर बनी हुई है। अब इसके पश्चात क्या होता है? सुनिएगा, इसके पश्चात होता यह है कि यहाँ पर जब इस महिला में दूसरी संतति, यहाँ पर देखिए ये कुछ एंटीबॉडीज यहाँ पर इस महिला के ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही है, जो किसके खिलाफ है? ये RH कारक, RH कारक, RH कारक की एंटीबॉडी यानी RH कारक को नष्ट करने वाली एंटीबॉडीज का यहाँ पर क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब ये एंटीबॉडीज कहाँ पर है? ये एंटीबॉडीज इस माता के रक्त के अंदर परिसंचरित हो रही है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है? अब जैसे ही यहाँ पर दूसरी गर्भावस्था होती है, ये दूसरा गर्भ जैसे ही यहाँ पर उत्पन्न होता है तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज क्या काम करवाएगी? यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, द्वितीय गर्भावस्था में जैसे ही दूसरी गर्भावस्था होगी, द्वितीय गर्भावस्था में जो पहले के बनी हुई एंटीबॉडीज है, गर्भावस्था के समय, द्वितीय गर्भावस्था के समय देखो पहली के कारण एंटीबॉडीज बन गए। वो एंटीबॉडीज इस माता के रक्त के अंदर RH कारक के विपरीत जो एंटीबॉडीज बने हैं वो इस माता के रक्त के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, परिसंचरित हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है? दूसरी गर्भावस्था के समय एंटीबॉडीज, दूसरी गर्भावस्था के समय एंटीबॉडीज किससे? अब बच्चा फिर वही प्लेसेंटा बनेगा, तो ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार कर ये कहाँ पर आ जाते हैं? प्लेसेंटा को पार करके किस में आ जाएंगे? पार कर ये आ जाते हैं रक्त में। ठीक है, बच्चे के रक्त में, और रक्त में आकर RBC को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। और RBC को जैसे ही नष्ट करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए रक्त के अंदर 45 से 55 लाख RBC उपस्थित होती है। अब जैसे ही RBC को नष्ट करेंगे तो अब उसमें RBC की संख्या कम हो जाएगी, तो यानी रक्त की मात्रा कम, और रक्त की मात्रा कम हो जाएगी तो उस बच्चे में जन्म के समय ही रक्त की कमी होगी। और रक्त की कमी जब होती है तो उसी स्थिति को हम कहते हैं एनीमिया। यानी जब RH नेगेटिव महिला का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से करवा दिया जाए तो उनकी पहली संतान तो सामान्य होगी, परंतु दूसरी संतान के समय, जब पहली संतान के समय की बात करें हम, तो वो जो एंटीबॉडीज बनी थी वो एंटीबॉडीज अब क्या काम करवाएगी? वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार करके कहाँ पर आ जाएगी? रक्त में, और रक्त में आकर बच्चे की RBC को क्या करेगी? नष्ट करेगी। उसके कारण उस बच्चे में खून की कमी, रक्त की कमी हो सकती है, या फिर उस बच्चे को क्या हो सकता है? उस बच्चे को पीलिया रोग हो सकता है, या फिर उस बच्चे की क्या हो सकती है? अत्यधिक मात्रा कम हो जाएगी तो मृत्यु भी हो सकती है। अब ये सारे के सारे लक्षण, ये सभी प्रकार के जो लक्षण है, ये लक्षण मिलाकर कहलाते हैं, इस रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। समझ में आ गई ये वाली बात? और इस इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस से बचने के लिए क्या करते हैं? बचने के लिए जैसे ही पहली संतान का जन्म होता है तो पहली संतान के जन्म के तुरंत पश्चात उसको anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसको रोगम का इंजेक्शन भी कहते हैं।
समझ में आ गई ये वाली बात। तो अब आप लोगों को यहाँ से पता चल गया होगा कि कौन सी विवाह है, कौन सा विवाह है बायोलॉजिकल जैविक रूप से नहीं करवाना चाहिए। यानी RH नेगेटिव महिला का विवाह है, चाहे ब्लड ग्रुप चाहे महिला A नेगेटिव हो और उसका पिता A पॉजिटिव हो, तो भी उनकी पहली संतान तो सामान्य हो जाएगी, परंतु दूसरी संतान के समय विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक RH नेगेटिव महिला का विवाह है बायोलॉजिकल रूप से RH पॉजिटिव पिता के साथ में नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, पुरुष के साथ में नहीं करवाना चाहिए। अब इससे होगा क्या कि उनकी प्रथम संतान तो सामान्य होगी, परंतु प्रथम संतान के जन्म के समय रक्त के संपर्क में आने के कारण RH एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, जो दूसरी गर्भावस्था के समय प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के रक्त के संपर्क में जाकर RBC को नष्ट कर देती है, जिससे बच्चे में रक्त की कमी हो जाती है, पीलिया हो जाता है या फिर उस बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कहते हैं। हाँ, आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या हो यदि महिला RH पॉजिटिव हो और पिता RH नेगेटिव हो, तो यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, RH पॉजिटिव, और महिला पहले से ही कैसी है, पॉजिटिव, तो उस परिस्थिति में फिर एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कौन सा रक्त समूह किसको दिया जा सकता है, रक्त समूह के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं, ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।